आप इतने सारे काम करते हैं, मुझे लगता है एक चीज़ जो आप सबसे अच्छी करते हैं, लोगों को मिलवाने वाली। कई बार आपके पास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं। एक सर्वे भी कहता है हर आदमी अपना एवरेज 2 आवर फ़ोन पे निकालता है, सही कहा। इन सोशल साइटों पे निकालता है। तो हमने इसका एक पॉजिटिव यूज़ सोचा कि इसके फेस को डालते हैं। ठीक है। तो फेस को डाला, वीडियोस घूमी, उसकी फैमिली मिली। वाह। तो इसके बाद हमने लगातार कम से कम 100-150 परिवार को मिलवाया सोशल मीडिया की मदद से। मानवता का सबसे बुरा रूप कौन सा इन सारे इंसिडेंसेस में देखने का मौका मिला आपको? जो चीज़, जो लाइफ आज आपकी है, अभी लाखों लोगों का वो लाइफ ड्रीम है कि ऐसी लाइफ हमें क्यों नहीं मिल रही है, और फिर भी आप अपनी लाइफ से कंप्लेन कर रहे हो। इन बुजुर्गों से जब आप मिलते हैं तो क्या चीज़ एक आपको सबसे अच्छी सीखने को मिलती है, बताइए। जब वो शेल्टर में आते हैं तो बेड पे सो रहे हैं, अभी पानी मिल रहा है, रोज नहा रहे हैं, बच्चे हैं वहाँ पे, सब लोग का विजिट होता है IAS IPS, तो बच्चे के अंदर एक ड्रीम आता है मैं भी बन सकता हूँ। जो पेरेंट्स कभी नहीं सोच रहा था कि हम तो यही है, हमारा यही लाइफ है, उन्हें नहीं पता वो कैसे बनते हैं। अब उनके अंदर ड्रीम आ रहा है कि नहीं हमारे बच्चे भी बन सकते हैं। तो फिर उनको जब उस दर्द से बाहर लाया, जब उनको बेड पे, तो उनका एक स्माइल आया छोटा सा एक चेहरे पे, और जो हाथ सर पे उठ के आया ना, वो प्राइसलेस है। वो दुनिया का कोई भी चीज़ वो खुशी नहीं दे सकती। अभी रिसेंटली दिल और देश दोनों दहले हुए थे कोलकाता में जो हुआ उसके बाद। लड़कियों की सेफ्टी, क्योंकि आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं, देश घूम रहे हैं, लड़कियों की सेफ्टी के लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है, किया जा सकता है? द नवनीत शो पर आज हमारे जो मेहमान हमारे साथ आए, उनके लिए बहुत सारे गाने एक साथ जहन में आना शुरू हो गए। मैंने आज तक इसके पहले कभी किसी को इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किया कि कुछ मेरे फेवरेट सॉन्ग्स को मैं यहाँ पर लेकर आऊँ और फिर उनको इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो एक सॉन्ग राज कपूर का है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। वो कितने लोगों के दर्द को उधार लेते हैं और उनकी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। एक गाना और है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। तो ये ज़माने के लिए जी रहे हैं और इतना कमाल का काम कर रहे हैं कि लगातार बात कर रहे थे हम कि तरुण भाई हमारे शो पर आएँ और इनसे वो सारी बातचीत करें कि समाज को, देश को बदलने के लिए वो क्या सोच रखते हैं और क्या कुछ बदलाव हमको अपने लेवल पर आकर करना चाहिए। आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट तरुण मिश्रा जुड़े हैं, तो आइए सीधे शुरू करते हैं द नवनीत शो। सो फाइनली तरुण भाई आप इंदौर आ चुके हैं, स्वागत है आपका इंदौर में। थैंक और द नवनीत शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और काफ़ी टाइम से वेट था। यस, बहुत दिनों से, मतलब 8-9 महीने पहले से हम बात कर रहे थे Yes. कि हमको ये कॉन्वर्सेशन करना है, बिकॉज आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है आपको काम करते देख, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कितनी खूबसूरत आपके मम्मी पापा ने की होगी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। पहले आप अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ बताइए। पिताजी तो है नहीं, ओह। और मम्मी है, ठीक। घर पे रहती है, हाउस वाइफ है। और फादर से ही मोटिवेट होके, क्योंकि वही मेरे हमेशा से आइडल रहे हैं। ठीक। जब वो अपनी लाइफ में थे तो मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी है। जैसे अर्निंग वाइज उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन मैन वाइज वो बहुत अच्छे थे। किसी की भी हेल्प होती थी तो वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। ठीक है। इस चक्कर में घर में काफ़ी उथल पुथल भी होता था कि नहीं पहले अपना सोचो, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन वो चीज़ मैंने उनमें देखी, और वो डेडिकेशन मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ उनसे ही मुझ में आई है। तो बस कोशिश करते हैं कि अपने साथ साथ अपने लिए करना, अपने पेरेंट्स के लिए करना, अपने बच्चों के लिए करना, ये तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही बात। लेकिन अगर आज हम उनसे हट के किसी ऐसे के लिए करते हैं जिससे हमें रिटर्न बैक में कुछ नहीं चाहिए, हाँ, कोई उम्मीद भी नहीं रखते उस तरह की। बिल्कुल, तो डेफिनेटली जब हमें कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो वही चीज़ हमारा कर्मा वापस आएगा। राइट। तो ये तो घर में कहीं एटमॉस्फेयर था या पापा से इंस्पिरेशन मिली थी, लेकिन पहली बार कब दिमाग में ऐसा है कि यार सोशल वर्क करूँगा और इस शिद्दत से करूँगा कि उस बारे में लोग नाम लेके यार भाई साहब कोई अगर सोशल वर्क करता है तो तरुण करता है? कभी ऐसा नहीं आया, और आज भी जो टाइम है ये मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी कल्पना में भी नहीं आया था। ठीक। और सोशल वर्क क्या होता है नहीं पता था। हाँ। एक गांव से बिलोंग करता हूँ, बिहार के छोटे से, और 10वीं 12वीं वहीं पे हुई है जी। शहर में आया, एडमिशन हुआ दिल्ली के अंदर पढ़ाई के लिए, सब देखा शहर का माहौल, तो काफ़ी चीज़ें कंपैरिजन करने लगा कि यार गांव में रहते थे, वहाँ अलग व्यवस्था थी, वहाँ पे बुजुर्गों को इतनी तकलीफ नहीं थी, वहाँ पे है ही नहीं, पता ही नहीं है, गांव के लोगों को ये भी नहीं मालूम वृद्धाश्रम भी कुछ होता है, ऐसे भी कोई जगह है। ठीक है। तो वहाँ पे सब एक दूसरे की केयर करते हैं, एक संबंध को प्राथमिकता दी जाती है, जिसे हम विलेजर कहते हैं कि वो लोग विलेजर है, बट काफ़ी चीज़ें उनमें हैं जो हम में नहीं है। तो वो सारा एक माहौल था।
जी। जो यहाँ पे आया तो उसके अपोजिट मिला, सब भाग रहे हैं, सब स्पीड में कर रहे हैं, संबंध कहीं भी नहीं एग्जिस्ट करता है, किसी को अपनों के लिए टाइम नहीं है। अगर अपने माँ बाप भी बीमार होते हैं, हम इतने सक्सेस हो गए, हम ड्राइवर को, नौकर को, जाओ तुम देख लो, तुम हॉस्पिटल चले जाओ। लेकिन गांव में आज भी देखोगे, एक वर्कर जो होता है, मजदूर होता है, वो सुनता है मेरे मम्मी पापा बीमार हैं, वो ट्रेन पकड़ता है, तुरंत चला भागता जाता है। उसको नहीं पड़ी नौकरी की, हाँ। उसे पड़ी है संबंध की। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी मीटिंग्स हैं, हमारे इंपॉर्टेंट काम है, तुम चले जाओ तो हम उनके जब ऐसे टाइम पे उनसे कनेक्ट नहीं रहते हैं तो वहीं पे हम बॉन्डिंग खो देते हैं। और वही हमारे बच्चों में होता है। उसी का कारण है कि आज इतने वृद्धाश्रम बन रहे हैं, इतने लोग जब उनका बुढ़ापा आता है तो वो एनालाइज करते हैं कि हमने क्या किया, हम तो सेल्फिश रहे, हमने अपने बच्चों के लिए किया, उनके बारे में सोचा और उसी पे दाव लगाया। और आज वो दाव उल्टा पड़ गया, वो हमारी नहीं कर रहे हैं तो हम होपलेस हैं। लेकिन मुझे ये डर नहीं सताता है, मुझे पता है कि मेरे खुद के इतने शेल्टर हैं, इतने हजारों बच्चे हैं, जी। माताएं हैं, तो मुझे अपने बुढ़ापे का टेंशन ही नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं कहीं भी होगा वहाँ तो कहते हैं ना, जो आदमी सोसाइटी के लिए देता है। हाँ। आप किसी भी इंसान को, कोई सोशल वर्कर को देखोगे, कोई संत को देखोगे जिसने सब कुछ त्याग दिया है, ठीक। तो उसका बुढ़ापा ऐसा होता है कि उसकी सेवा करने के लिए नंबर लगता है। मेरी बारी आ जाए, मेरी बारी आ जाए। हाँ। क्योंकि उसने पूरी जिंदगी सोसाइटी को दिया है, उसने पूरी जिंदगी परमार्थ के लिए काम किया है। ठीक बात है। उसने अपने लिए नहीं किया तो सोसाइटी भी उसे रिटर्न में देती है। हाँ। और गॉड कुछ भी नहीं रखता है, जो कुदरत है, नेचर है, हम जो करते हैं वो हमें रिटर्न में मिलता है। चाहे हम पर्यावरण के लिए करें, किसी एनिमल्स के लिए करें या इंसान के लिए करें, सब चीज़ रिटर्न में मिलता है। तो मेरी भी ये एनजीओ की कोई प्लानिंग नहीं थी, एनजीओ वर्ड भी नहीं पता था। अच्छा। हम वो कर रहे थे जो हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन आज लोगों ने स्पेशल बना दिया है, क्योंकि इस काम को लोग स्पेशल कैटेगरी में गिन रहे हैं। बट ये स्पेशल नहीं है, ये बहुत ही बेसिक काम है, बहुत ही जनरल काम है, जो हम सभी को करना चाहिए और करते भी थे। आज भी कई लोग हैं जो करते हैं, जरूरी नहीं है जो चीज़ स्क्रीन पे दिखे, जो कैमरे में दिखे। हमारे दरवाजे पे कोई आता है, हमारे आसपास कोई दुखी है, तो बहुत लोग हैं, मदद करते हैं, तभी ये सृष्टि चल रही है। ठीक बात है। तो कुछ स्पेशल प्लान नहीं था, बस मैं करता था, मुझे अच्छा लगता था। जब मैं कॉलेज टाइम में था, जब मेरा दिल्ली में एडमिशन हुआ कॉलेज में, मुझे रहने की जगह की प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो मैंने वहीं पे एक एनजीओ से बात किया, उन्होंने मुझे शेल्टर होम दिया। ठीक। और मैं खुद शेल्टर होम में रहा जब मेरा कॉलेज चल रहा था। अच्छा। हाँ, मैं वहाँ पे रहा। फाइनल ईयर में फादर का डेथ हुआ, तो फिर तब तक ये था कि मुझे खुद का करना है। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तब ये हुआ कि अब मुझे घर का भी करना है। तो बिजनेस के लिए, काम के लिए मैं वहीं पे स्टडी ड्रॉप करके बीटेक की और गुजरात आया। जब गुजरात आया, अपने बिजनेस में भी लगा। लेकिन ये जो हेल्प करने की है ना, ज़मीन पे देखने की आदत हो गई थी। हाँ। जब वहाँ भी रहते थे, लोगों के बीच में रहा, उनकी तकलीफ़ों को देखा, उनके बीच में टाइम स्पेंड करना, नाइट ड्राइव पे जाना, तो एक हैबिट हो गई कि अभी भी जब चलते हैं तो हमारा ध्यान रोड पे होता है, कितने होमलेस हैं, कितने लोग तकलीफ में हैं, इनकी लाइफ क्या है। तो बचपन से चीज़ें रख, तो बस करता था, सच्चे मन से करता था, सच्चे लोग जुड़ते चले गए और इस काम ने मुझे खींच लिया है। मेरा कोई प्लान नहीं था। हाँ। तो फादर के जाने के बाद लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट रही पर्सनली आपके लिए? फादर ने स्ट्रगल सिखाया था, उनकी लाइफ से भी स्ट्रगल सीखा था। तो लाइफ लगता था ना, किसी भी लाइफ के मोड़ पे ऐसा नहीं लगता था कि मेरी लाइफ, मैं पास्ट में जाके सोचता हूँ कि मैं कभी रोया, कभी नहीं रोया। आज तक मेरे आँख में आंसू नहीं आए, कभी रोया नहीं, कभी देखा नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं लगता है। वो मेरा स्ट्रगल नहीं था। उस टाइम पे मैं समझता था यही ज़िंदगी है। उनको जाना था, उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी तो मैं उसको निभाऊंगा। बीटेक छूट गया, दूसरा काम कर लूंगा। जबकि एक बहुत बड़ा सदमा होता है, हमारी हायर स्टडी छूट गई, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन मुझे क्या, मजदूरी कर लूंगा, हाथ पैर तो सही है ना। और यहाँ आए भी तो ऐसा ही काम था, ट्रेडिंग का काम था। तो पूरा ट्रक का ट्रक खाली करना, बिजनेस, क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस में ये होता है खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसको उतारो, पूरी गाड़ी खाली करो, इतने मैन पावर नहीं होते उन चीज़ों के साथ काम करके। बिल्कुल सही कहा। तो वो सब किया, कभी ये नहीं लगा कि हाँ पढ़ रहे थे, हमें तो ऑफिस जॉब करना। तो हर सेकंड को अच्छे से वो किया। और गांव की ज़िंदगी ने सिखाया कि किसी भी माहौल में कैसे रह सकते हैं। आज हमारे पास ये संसाधन है, हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। फैन चाहिए तो चाहिए, टीवी चाहिए तो चाहिए, यहाँ से यहाँ पैदल नहीं जाएंगे, गाड़ी चाहिए तो चाहिए। लेकिन जब ये चीज़ नष्ट हो जाए तो हमने अपने आप को क्या प्रिपेयर बनाया। इंसान का बॉडी किसी भी सिचुएशन में रह सकता है, ऐसा है। चीज़ें हैं तो उपयोग करना सही है। आदमी जब कोई चीज़ें आती है तो हमें व्हीकल भी चाहिए, हमें सब चीज़ चाहिए, लेकिन हम उस पर डिपेंड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही कहा आपने। अच्छा, किन किन कैटेगरीज पर आप काम कर रहे हैं? ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें कि वृद्धाश्रम तो आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि करते हैं, लेकिन आप एनिमल्स के लिए भी करते हैं, मैंने देखा है। और क्या क्या है? कोई कैटेगरी जो दूसरों के लिए कर सके, जाए प्रकृति में जो भी चीज़ है, इस पृथ्वी पे जो भी चीज़ है, सबका इक्वल राइट्स है।
तो मेन चीज़ में आ जाता है प्लांट्स, पेड़ पौधे। ठीक है। दूसरे आ जाते हैं एनिमल्स, जो कि बेचारे अपना दर्द नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथी हैं और उनका भी यहाँ पे उतना ही राइट्स हैं। हाँ। तीसरा होता है वुमेन्स। वुमेन्स में हम लोग होमलेसनेस पे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। होमलेसनेस और लाइवलीहुड। लाइवलीहुड उनके लिए जिनके लिए प्रॉब्लम हो, जैसे डिसेबल्स को हम लोग लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके लिए काफ़ी एक डिसेबिलिटी के साथ लाइफ जीना, वो एजुकेशन भी लेते हैं, उनके लाइफ में हिम्मत बहुत होता है, वो पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई जॉब नहीं देता है। कोई सोचता है यार मैं इसको सैलरी दूंगा, इतने में मुझे पूरा आदमी मिल जाएगा, ये क्या काम करेगा, सही कहा आपने, वजन नहीं right। उठाएगा, कोई देगा भी तो उनका शोषण करेगा। हाँ। तो वो काम दिया है ना, जहाँ 10,000 दूसरे को उसको 5,000 देगा सही है। कि तू काम कर। तो उससे मैंने देखा कि इनके अंदर हौसला है, इनके बाहर की कुछ इनके अंदर कोई ऐब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और बहुत ही भाग दौड़ कर रहे हैं। तो इनको एक बिजनेस क्यों ना दिया जाए, तो मैंने उनको बिजनेस देने की शुरुआत की। और उस बिजनेस में मैंने देखा कि नॉर्मल आदमी 8 घंटे दुकान खोल रहा है, वो 12 घंटे दुकान खोल रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने साबित किया कि हम अच्छा कर सकते हैं, और खुद के बिजनेस में उनको वो चीज़ मिला जो वो डिजर्व करते हो। तो उनको लाइवलीहुड देने का काम। और होमलेसनेस में हमारे पास 3 तरह के होमलेस होते हैं। एक कुछ टेम्प्ररी होमलेस होते हैं। टेम्प्ररी होमलेस में कोई फीमेल हो गई, फैमिली डिस्प्यूट हो गया, या कुछ टाइम के लिए वो घर से बेघर हो गए। उसका कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मानसिक अस्थिरता हो सकता है, घरेलू तनाव हो सकता है, घरेलू हिंसा हो सकता है, काफ़ी चीज़ के। लेकिन वो जब बाहर आती है उस ज़िंदगी से कि मुझे यहाँ तो नहीं रहना है, फिर बाहर आने के बाद एक दूसरा नर्क उनका इंतज़ार कर रहा होता है, जहाँ पे उनके साथ कुछ गलत हो जाए, दुष्कर्म हो जाए, बुरा हो जाए, तो उन्हें एक सेफ प्लेस, शेल्टर मिल जाता है। और उनको थोड़ा दिन में सब चीज़ काउंसलिंग होती है, सब समझ में आता है, सामने वाले को भी एहसास होता है, तो रीयूनियन होता है फैमिली का। तो उन पे हम लोग काम करते हैं। दूसरा हमारा होता है कि सीजनल होमलेस। सीजनल होमलेस में हम लोग रखते हैं कि काफ़ी हम देखते हैं हर चौराहे पे बच्चे पेन बेच रहे हैं, बैलून्स बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, उनकी एक फैमिली होती है, वो भी कहीं ब्रिज के नीचे या कहीं पे रह रही है। ठीक है। तो उनकी भी एक लाइफ है, वो इस देश में एग्जिस्ट करते हैं। हम शहर को मेट्रो सिटी बना रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन उस ब्रिज के नीचे कितने होमलेस हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। सही कहा। और उनका कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, एजुकेशन, हेल्थ, वो उनको नहीं मिल रहा है। उनके पास ना डॉक्यूमेंट है, ना उनको मेथड पता है, ना उनको कोई उंगली पकड़ के बताने वाला है। तो उन लोगों को हम लाते हैं, उनका नेक्स्ट जनरेशन भी उन्होंने नहीं पढ़ा, उनके बच्चे भी रोड पे रह रहे हैं तो वो भी नहीं पढ़ रहे, फिर वही पीढ़ी दोबारा रिपीट हो रही है। तो उन सबको हम शेल्टर में ले जाते हैं, उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं कि वो पढ़ाई कर सके, कम से कम नेक्स्ट जनरेशन सही हो। और उन लोगों को थोड़ा सा हम लोग कैसे रहना है वो बताते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, उनको जो स्किल रखते हैं, अनस्किल्ड है तो हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, ऐसे जॉब से जोड़ते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहे तो कर सकते हैं। और उनको एक रहने का कल्चर डेवलप, क्योंकि जब तक वो बाहर रहते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल में वही सब चीज़ें ऐड हैं। जब वो शेल्टर में आते हैं तो बेड पे सो रहे हैं, अभी पानी मिल रहा है, रोज़ नहा रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, बच्चे हैं, वहाँ पे सब लोग का विजिट होता है, IAS IPS, तो बच्चे के अंदर एक ड्रीम आता है मैं भी बन सकता हूँ। जो पेरेंट्स कभी नहीं सोच रहा था कि यार हम तो यही है, हमारा यही लाइफ है, उन्हें नहीं पता वो कैसे बनते हैं, अब उनके अंदर ड्रीम आ रहा है कि नहीं हमारे बच्चे भी बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई हौसला दे रहा है। तो उनके लाइफस्टाइल में चेंज आता है, फिर उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो वर्क करते हैं। और फिर वापस आप बोलोगे रोड पे रहो तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में ऐड हो चुकी है। तो ये हमारा सीजनल होमलेस के ऊपर वर्क होता है। तीसरा हमारा होता है परमानेंट होमलेस, जिसमें हमारे बुजुर्ग आ जाते हैं, खासकर जो ऐसे जो कोई गंभीर बीमारी से हो जूझ रहे हैं, या फिर किसी का कोई इंजरी हो गया, तो उन लोगों को हम लोग जब तक उनकी लाइफ है तब तक प्यार देते हैं। कि बुजुर्ग के लिए कुछ नहीं होती है, उनकी डाइट कुछ नहीं है, वो कुछ खाते नहीं है, वो 1 रोटी 2 रोटी खाते हैं, लेकिन उनके मन में जो सबसे बड़ा बोझ होता है वो होता है अपनों का दिया हुआ बोझ। कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक संघर्ष किया, 60 साल 70 साल मेहनत की, बच्चों को बड़ा किया, सब कुछ किया, घर बनाया, सब चीज़ किया, और लास्ट में उन्हें ये सब चीज़ सोचने पे कि आज मेरा कुछ नहीं है, मैं आज रोड पे हूँ। तो उन लोगों को एक आत्मसम्मान की ज़िंदगी मिल सके, प्यार की ज़िंदगी मिल सके, तो वहाँ पे उन्हें हम लोग प्यार बांटने का, जब तक उनकी लाइफ है वो काम करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, जनरली एक चीज़ ये भी ऑब्जर्व की हम लोगों ने रिसेंटली, स्पेशली इंदौर में, बाहर का नहीं पता, ऐसे बहुत सारे बैगर्स को हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग इस सिटी को बैगर फ्री सिटी बनाने का प्लान कर रहे थे, और जितने भी बैगर्स हैं उनको स्किल सिखाकर कुछ बेहतर करने की प्रेरणा दें, कुछ बच्चे जो हैं उनको स्कूल्स भेजा जाए, ये सारी प्लानिंग थी। कुछ लेडीज़ को जब इस चीज़ के लिए रोका गया तो उनका कहना था कि हमारे तो ऑलरेडी इस चीज़ में अच्छे पैसे बन जाते हैं भीख मांग के, तो आप हमको स्किल की क्यों ज़रूरत सिखा रहे हो। कुछ लोग उनको सपोर्ट करते थे, और ये भी नोटिस किया गया कि उनको भीख मंगवाई जाती थी।
इस तरह की चीज़ भी आई एम श्योर आपके सामने कई बार आती होगी, इसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए, बेगर्स एक बहुत ही अलग कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि ये लोग कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने बेगिंग को हैबिट बनाया है। हाँ, और उनकी हैबिट का बहुत बड़ा रीज़न है। जब मैंने इन चीज़ों के डीप में गया तो मुझे काफ़ी सारे मैंने रिसर्च किए, जाना क्या होता है। तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक क्या होता है कि कुछ जो बच्चों को लेके घूमते हैं उनके होते ही नहीं है, उनको कोई एक पर्सन द्वारा ऑपरेट किया जाता है जो उनके गांव का या उनके कह सकते हैं उनके घर का ऐसा ही होता है, जो उस चीज़ को ऑपरेट कर रहा होता है कि अपना बच्चा दो वहाँ रखेंगे, बैगिंग करेंगे और वो चीज़ उनकी वो उम्र करते क्या हैं। होती है जनरली? बच्चे होते हैं 5 साल 4 साल, जहाँ पे हमें दया भाव आती है। हाँ, ठीक है। और दूसरा एक कस्बा है जो पेरेंट्स खुद होते हैं, ठीक। क्योंकि पेरेंट्स ये देखते हैं कि अगर माँ बाप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, वो दिन के 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा किसी सिग्नल पे पेन लेके खड़ा है या ऐसे मांगने निकल रहा है, तो उसे अगर 100 लोगों से भी वो इंटरेक्ट करता है और वहाँ से अगर उसे 10-10 रुपये मिलते हैं तो उन लोग का 1,000 रुपया हो जाता है। 1,000 रुपया मतलब मंथली 30,000। तो वो इतना कमा रहा है तो वो माँ बाप क्यों सोचेगा, वो कहीं लालच में बंध रहा है कि अरे 30,000, 3 बच्चे हैं, 90,000 रुपये आ रहे हैं। तो उस चीज़ से वो बहका हुआ है। अब मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में तो ये आंकड़ा और ज़्यादा है इनकम का, क्योंकि लोग पेन तो एक चलो एक्सक्यूज है कि बैगिंग एक्ट में उनको नहीं पकड़े कोई गवर्नमेंट कि दे आर डूइंग बिजनेस, के लिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बैलून्स बेच रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। राइट। तो वो चीज़ें होती है। और उनकी जो वर्थ होती है, पेन 2 रुपए की है तो हम 2 नहीं देते हैं, 10-50 जो हाथ में आता है दे देते हैं। 100% बिल्कुल सही कहा तो आपने। वो चीज़ें उनके पीछे उनका फ्यूचर खराब हो रहा होता है। अभी वो बच्चे हैं तो उन्हें सिंपैथी मिल रही है, आपने उन्हें दे दिया, हमने उन्हें दे दिया, लेकिन वही बच्चे का आप फ्यूचर देखते हो तो एक टाइम बाद वो एडल्ट होते हैं, यंग होते हैं, तब हमारा दया उनसे खत्म। तब आपको पेन लेके आएगा, आप उसको 4 बात करके आप काम वाम करना, क्या ये कर रहा है तू, तब उसको बैगिंग मिलना बंद हो गया। और तब तक ना उसने कोई स्किल सीखा, ना उसने कोई एजुकेशन सीखा, तो वो क्या करेगा, उसे जो रास्ता दिखेगा क्राइम का, नशे का, वो वही करेगा। और वो वर्क काफ़ी है। हम अगर उतने उस जगह पे जाएं तो काफ़ी लोग हमें दिखते हैं जो नशे में लिप्त हैं, जो इधर उधर मार रहे हैं, छीन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। और उनके साथ इंटरेक्ट करना पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी, उनसे क्या उनको ले जाओगे, जब 5 दिन 10 दिन लॉकअप में रखो, उनको कोई फर्क नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है पीछे, सही बात, उसे छोड़ देते हैं। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर्स तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा जो इसका ये तो प्रॉब्लम हुआ कि सॉल्यूशन क्या है। हाँ। सॉल्यूशन इसका ये होता है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। आज हम इसके लिए ना गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते ना, इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। ठीक है कि हम थोड़े अगर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं 1 सेकंड के लिए कि हमने उन्हें नहीं दिया, हमने अपना मजबूत किया और कहा कि हम नहीं देंगे। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम उसको जब दे रहे होते हैं तो हम अपने आप में बहुत खुश होके आते हैं, आज हमने कुछ बहुत अच्छा काम किया, आज तो हमने दान कर दिया, अंदर से संतोष आ जाता है, हमने अपना तो कर लिया, लेकिन उसके क्या इफेक्ट आ रहे हैं उस पर हम नहीं सोचते। तो उस पर हम देखेंगे तो हमने उन्हें मना किया, तो बच्चा सब जगह मांगने गया, कोई दे नहीं रहा है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसके मन में एक विजन आएगा, दूसरे बच्चों को देखेगा, दूसरे लोग यार ये बड़े लोग, इनका पैसा मेरे पास तो आ नहीं रहा है, क्या करूँ, तो वो सॉल्यूशन ढूंढेगा खुद। कौन ऐसा स्कूल है जहाँ पे फ्री में एजुकेशन मिले, कौन ऐसा ट्रस्ट है, कौन ऐसा एनजीओ जहाँ पे रह के मेरे को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पैसे कमाने तो एक ही जरिया भाई, पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है दुनिया में। ठीक बात है। तो वो जरिया वो ढूंढ के लाएगा और ढूंढ के फिर वो पढ़ाई करेगा, और फिर अगर एक जनरेशन पढ़ लेता है तो बाकी को बताने की जरूरत नहीं होती। कोई भी ग्रेजुएट पेरेंट, कोई भी पढ़ा लिखा पेरेंट अपने बच्चे को अनपढ़ नहीं रखता है, चाहे भले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लेकिन पढ़ाता है। तो बस उस एक जनरेशन पे हमें काम करना है, उसके लिए हमें अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बुजुर्गों के लिए भी यही रहता है? बिकॉज मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि बच्चों को नहीं दूंगा लेकिन किसी बुजुर्ग को दे दूंगा, तो क्या उनको भी नहीं देना चाहिए, क्या आप सोचते हो? देखिए, उन्हें हमें खाना देना चाहिए। बुजुर्ग में बहुत सारे तरह के बुजुर्ग होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग दुखी हैं नेचुरली, कुछ लोग अपनी स्वभाव की वजह से दुखी हैं, कुछ लोग अपने पुराने कर्मों की वजह से दुखी है कि पूरी जवानी वो नशे में रहे, दारू पिए, इधर उधर किए, कुछ संबंध नहीं बनाए, कुछ कल्चर नहीं रहे। फिर जब कहते हैं ना, जब अपना शरीर साथ छोड़ता है तो हम तो अपनों पे भी बोझ हो जाते हैं, और जिनका तो कोई अपना नहीं है वो तो बोझ हो ही जाएंगे, फिर हम वहाँ पे रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो इसमें काफ़ी तरह के लोग हैं, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें उन बुजुर्ग से पहले अप्रोच करना चाहिए, बात करना चाहिए कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अगर हम उसकी हेल्प ही करना चाह रहे हैं तो हम 10 मिनट बात भी कर सकते हैं जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है। फिर उस प्रॉब्लम के रिलेवेंट सॉल्यूशन, हर शहर में हर जगह कोई ना कोई एनजीओज, गवर्नमेंट शेल्टर हैं, हमने ढूंढा नहीं है, हैं। उनके रूल्स जानेंगे, हम उनको बोलेंगे आपको हम परमानेंट जगह दे रहे हैं जहाँ पे रहना मिलेगा, खाना मिलेगा, आपका केयर के लिए कोई इंसान होगा, तो वो हमें उन्हें ऑप्शन देना है। अगर वो जेन्यून होंगे उस ऑप्शन को तुरंत लेंगे,
अगर उनके मन में एक सेकेंड चीज़ होगा, क्योंकि कुछ बुजुर्ग कनेक्टेड भी होते हैं कि बुजुर्ग के बच्चे हैं और माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, वो उससे बंधे रहते हैं कि मेरा एक बच्चा है, वो भले दारूबाज है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और वो जो मांग के लाते हैं, वो घर में खाना वो चला रहे हैं, घर में सब चीज़ वो कर रहे हैं, वो उसका मिसयूज कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। सही बात है। तो मोह माया से भी ग्रसित रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमें एक्चुअल प्रॉब्लम को जान के उनसे बात करके फिर उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन होता है उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये अच्छा आपने ऑप्शन दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप इतना सारा काम करते हैं, बहुत सारे सिचुएशन से आप खुद गुजरे, आपने देखा होगा, मानवता का सबसे बुरा रूप कौन सा इन सारे इंसिडेंसेस में देखने का मौका मिला आपको? मानवता का भी तो बुरा रूप शुरू हो चुका है और आगे और भी जाता जाएगा, और उसका कारण है कि मानव बहुत महत्वाकांक्षी हो चुका है। मानव की जो है एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है लाइफ, उसे पता ही नहीं उसे क्या करना है, सब गुमराह है। चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी आप पर्सनल लाइफ में जाओगे तो वो वैसा ही है। और वो सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है, सेटिस्फैक्शन नहीं होना। आपके पास जो आज चीज़ है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, जो नहीं है उसके लिए आप परेशान हो रहे हैं आप। सही बात है। जो चीज़, जो लाइफ आज आपकी है, अभी लाखों लोगों का वो लाइफ ड्रीम है कि ऐसी लाइफ हमें क्यों नहीं मिल रही है, और फिर भी आप अपनी लाइफ से कंप्लेन कर रहे हो। सही बात है। तो आपकी चीज़ें बड़ा इन्फ्लुएंसिंग चल रहा है, लोगों को देख के लग रहा है सामने वाले का बच्चा उस स्कूल में जा रहा है तो मैं भी अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाऊंगा। और अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? जो हमने किया वो भी नहीं दे रहे। हम किसी छोटे शहर से आते हैं, परिवार से, जो भी है, धीरे धीरे ही डेवलपमेंट होता है ना। हम स्ट्रगल करते हैं, हम मेहनत करते हैं, अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं, और वही स्ट्रगल हम अपने बच्चों से छीन लेते हैं। कहते हैं नहीं भाई, अपने इतना कमा रहे हैं, हमारा बच्चा तो बड़ी स्कूल में जाएगा, हमारा बच्चा तो 4 व्हील से ही उसको छोड़ के आएंगे, वो क्यों स्ट्रगल करेगा? सही बात है। तो हमने उसके स्ट्रगल को छीन लिया और उसको वो चीज़ जानने ही नहीं दिया। वो भी इंसान है, उसकी बॉडी भी वैसे ही बनी है, और जो भी इंसान है सबके अंदर सारी चीज़ें हैं, इमोशन है, लव है, गुस्सा भी है, बैड पार्ट्स भी है। अब किसको हम हाईलाइट करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप के संस्कार, माँ बाप के परवरिश में भी दोष होता है कि ऐसे चीज़ें आज के डेट में बढ़ती जा रही है। हमने उन्हें सेल्फिश बना दिया है, संबंध में नहीं रखा है, प्यार नहीं सिखाया है, डर नहीं सिखाया, तो बच्चे ऐसा कर रहे हैं। जो हमने किया है वो उसी का परिणाम हम भोग रहे हैं। जैसा बोया है वैसे ही आपको वैसा ही पा रहे हैं। कोई किस्सा ऐसा याद आ रहा है जब आपको बहुत तकलीफ हुई उस चीज़ को देखते हुए? कोई याद? देखिए, तकलीफों से तो अपना नाता हो गया, अब तो तकलीफ पता भी नहीं चलता है। कहते हैं जब हम कोई चीज़ को रोज़ देख रहे होते हैं ना, तो हमें उस चीज़ की हैबिट हो जाती है। इतने 3000-4000 रेस्क्यूज़ किए, हर दिन दुख भरे ही फ़ोन आते हैं, कोई भी सुख में तो फ़ोन नहीं करता है, तो सब दुख वाले ही हमारे पास हैं। तो दुख के जितने टाइप होते हैं सब टाइप देख लिए, किस तरह का दुख हो सकता है वो भी देख लिया, क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ों के बीच रह के ना मुझे कभी कभी मैं कठोर हो गया हूँ। अच्छा, मुझे ही नहीं समझ में आता है। जहाँ अब मुझे बस एक डॉक्टर की तरह वर्क चल रहा है कि एक डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो ह्यूमन बॉडी पे ब्लेड चला रहा होता है, उसे काट रहा होता है। ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कैसे हम काट देंगे, लेकिन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो दिन के 10 सर्जरी कर रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, तो वो उस चीज़ के लिए मैं भी अब इस माहौल में घुल चुका हूँ, तो मुझे दुख नहीं लगता है। बहुत लोग जो अपना दुख बता रहे हैं वो उनके लेवल पे दुख है। मुझे लगता है ये कैसी बातें कर रहा है, इसका दुख तो इसने दुख देखा ही नहीं है। दुख क्या होता है इसे पता ही नहीं है। राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये एक कंपैरेटिव वर्ड है। सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, गरीब कौन है, अमीर कौन है, ये सब एक रिलेटिव है। हर कोई किसी न किसी कंपेयर में गरीब है, किसी न किसी का कंपेयर में अमीर है, कहीं ना कहीं सुखी है, कहीं ना कहीं दुखी है। अब आप अपने आप को किस तरह लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप इतने सारे काम करते हैं, मुझे लगता है एक चीज़ जो आप सबसे अच्छी करते हैं, लोगों को मिलवाने वाली। कई बार आपके पास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं, कितने दिन का समय लगता है आपको उनके परिवार से उनको मिलाने में? लोगों का जो मिलवाने का काम है, ये मेरा अकेले का नहीं है। अच्छा। ये सभी लोगों का है। क्या प्रोसेस होती है? प्रोसेस कुछ नहीं है। जब मैंने सोशल मीडिया पे अपने आप को मूव ऑन किया था ना, उसका रीज़न भी यही था। मैं 9 ईयर से सोशल वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। 2018 में मेरा शेल्टर होम ओपन हो गया था। उसके बाद जब मेरे 5 शेल्टर थे तब मैंने सोशल मीडिया पे आया। अच्छा। उससे पहले मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, और फिर भी मैं ये सारे काम और शेल्टर सब चीज़ चला रहा था। ठीक है। तो सोशल मीडिया मेरा एक टूल है मेरे सोशल वर्क को करने के लिए। अभी कुछ जगह ऐसे हो रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं। ये तो सही। तो वैसा नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया हमारा एक टूल है, और आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमने उसका एक इस्तेमाल किया। उसमें सबसे बड़ा जो रिजल्ट मिला है वो है फैमिली मीटअप का। कि जब हम किसी को लाते हैं, तो एक बंदे को मैंने रेस्क्यू किया था, वो बहुत परेशान था, मतलब बार बार मुझे घर भेज दो, मुझे घर भेज दो, मुझे घर भेज दो। अब उसको लेके पुलिस के पास गए, भाई इनको घर भेजना है,
बोले क्या डेटा इनके पास, ना एड्रेस बता रहे हैं, ना आधार कार्ड है, तो कैसे पहुंचाएंगे इनको घर। लेकिन उसकी बात में इतना दर्द था, हमने कहा क्या किया जाए इसका। तो हमने देखा इसका फेस है। आज हर जगह गांव गांव में फ़ोन है, सोशल मीडिया है। हाँ, एक सर्वे भी कहता है हर आदमी अपना एवरेज 2 आवर फ़ोन पे निकालता है, सही कहा। इन सोशल साइटों पे निकालता है। तो हमने इसका एक पॉजिटिव यूज़ सोचा कि इसके फेस को डालते हैं। ठीक है। तो फेस को डाला, वीडियोस घूमी, उसकी फैमिली मिली। वाह। तो इसके बाद हमने लगातार कम से कम 100-150 परिवार को मिलवाया सोशल मीडिया की मदद से। वाह। और इसमें ये होता है जैसे आज आप हो, हम हैं, बहुत प्यारे दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, साफ सुथरे दिख रहे हैं, आपको 5 दिन रोड पे छोड़ देना, आपका हुलिया बदल जाएगा। सही कहा। तो जब कोई मिसिंग होता है ना, तो हम लोग एक फोटो रखते हैं कि भाई ये मिसिंग है, पर्ची छपवाते हैं, सब जगह करते हैं। हाँ, लेकिन वो उसकी तब की फोटो होती है जब वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब वही आदमी आपके सामने रहेगा, दाढ़ी बाल में गंदे धूल मिट्टी, पहचान पाओगे। आप फोटो देखे भी होगे तो भी नहीं पहचान पाओगे कि इसका मिसिंग का पोस्टर देखा था। लेकिन फैमिली वो आपके रूह को पहचानती है। आपकी कितने भी दाढ़ी बढ़ जाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पहचान लेगी। सही तो कहा। जब उन तक वो वीडियो जाता है तो उसे तुरंत पहचानती है। ऐसे ही किस्सा एक कोलकाता की एक पर्सन था जो मुंबई में मुझे मिला था, पहाड़ पे, नाला सोपाड़ा पे। वो वहीं पे नाले का पानी पीता था, पहाड़ पे ही कुछ कचरा उचरा खाता था, वहीं पे रहता था। ओ बाप रे। उसको मैं लेके आया, कुछ नहीं बोलता था, रखा। वो वीडियो आगे गया, बंगाल तक पहुंचा, किसी ने उसका बंगाली ट्रांसलेशन भी कर दिया। अरे वाह। और भी अपने आप ऑटोमेटिक होता रहा। ठीक, ठीक। 4 महीने बाद फ़ोन आया कि यार ये हमारे फैमिली के हैं और इनके 2 बच्चे हैं वहाँ पे। ओ। तो उनको बुलाया, उन्होंने जो निशान बोले थे इसके यहाँ पे टैटू है, ये है, वो सब चीज़ मैच हुआ। फिर वो देखा, पहचाना, फिर उसको वो ले गए और वहाँ पे जाके वो सही हो गया, अपना बच्चों के साथ बैठा है, खेती बाड़ी भी कर रहा है। तो वो जो 6 साल बाद फैमिली मिली तो कितना खुशी था उनके नज़र में। तो ऐसे कई लोग हैं हम जो वृद्धाश्रम में देखते हैं, बहुत सारे वृद्धाश्रम चल रहे हैं, बहुत जगह पे देखते हैं। तो सब लोग ऐसे नहीं है कि सब निकाले हुई है, कुछ लोग बिछड़ गए, कुछ लोग खो गए और उन्हें नहीं पता होता। हाल फिलहाल में एक किस्सा हुआ था, एक दादी मुझे मिली थी, पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि भाई ये बिछड़ गई हैं। अब उनसे मैं जाके मिला, हमने लेके शेल्टर पे, वो कुछ नहीं बोले, बस रो रही है, कोई अजीब सा गांव का नाम बोल रही है। उनका वीडियो बनाया तो पता चला जहाँ से लेके आया उनके पास में ही उनका लड़का रहता है। ओ। वो यूपी से यहाँ पे मजदूरी करने आया हुआ था, एक छोटे से क्वार्टर में रहता है। हाँ। फिर उसके अंदर हुई कि नहीं, माँ को साथ रखता हूँ, माँ को लेके। वो माँ जो हमेशा गाँव में रही है, जिसको गाँव की गलियाँ पता है, वो भी आसपास में जो कल्चर रहा है हमारा कि टोला से ज़्यादा बाहर जाती नहीं है। ठीक बात है। वो एकदम से शहर में आ गई, नीचे उतरी, हाँ। एक गली से दूसरे गली में गई भी तो खो गई। ओ बाप। अब उन्हें नहीं पता ये कौन सा सिटी है, कौन सा जगह है, क्या है। वो अपनी भाषा में बोल रही हैं। हाँ। अगर वो हमें नहीं मिलती और सोशल मीडिया पे नहीं आती, किसी ऐसे हाथ में लग जाती, तो फिर वो परमानेंट होमलेस में कहीं ना कहीं भटकती रहती है, किसी आश्रम में पड़ी रहती। सही बात है। और उनके बच्चे अलग, वो बच्चा रोज पूरी घूम घूम के सब जगह पुलिस कंप्लेंट किया, भाग रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है। वो इतना परेशान था, वो मिलते ही माँ से खुश हो गया। तो वो बाय डिफॉल्ट मिसिंग हुए। सब केस में बच्चे नहीं ऐसा छोड़ते नहीं हैं। आता। तो बहुत पॉजिटिव यूज़ है सोशल मीडिया का और इससे काफ़ी हेल्प मिलता है फैमिली मीटअप में खासकर। सही कहा। और दूसरा हेल्प अभी जो मिल रहा है कि जब हम कोई काम को करते हैं और हम खुद से बताते हैं, आज अगर आपने मुझे ढूंढा है तो वो भी सोशल मीडिया है। सही कहा। और हमारा काम ईजी। आज मैं इंदौर शहर में हूँ, मुझे नहीं लग रहा है मैं कोई नए शहर में हूँ। दूसरी बार आया हूँ, पहली बार बस छू के चला गया था इंदौर को, इस बार आया हूँ। लेकिन आज यहाँ पे मैंने डाला मैं इंदौर में हूँ तो मुझे 500 मैसेज आ गए, सर कहाँ हो, कैसे हो। सुपर। तो हर जगह लोग हैं। हाँ। तो हम जहाँ भी जाते हैं, जब कोई हम रेस्क्यू करने जाते हैं, मुंबई जैसे शहर में कहीं भी, तो हमें लोग पहचान, हम नॉर्मल जाएंगे, लोग कहेंगे क्या करेगा, किडनी निकाल लेगा, आँख निकाल लेगा, कौन है, एनजीओ चलाता भी है कि नहीं चलाता है। तो आपको अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? ये सोशल मीडिया आज अप्रूवल दे रहा है। हाँ। कि जहाँ हम जाते हैं, हम 1 हाथ बढ़ाते हैं, 5 हाथ कहाँ से आते हैं पता नहीं। अरे हम तो जानते हैं, हम सर का वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, पुलिस भी आ जाती है, कहती है हाँ हमने देखा आपका देखा वीडियो, आपका वो काम। हमारी गाड़ी तक बिठाती है, आश्रम तक छोड़ के आती है। तो हाँ। चीज़ें ईजी हो गई है। सही तीसरा फायदा, पहले हम रेस्क्यू के लिए घूमते थे, जब हम शेल्टर चाहते, हमारी रेस्क्यू वैन थी, हम घूमते थे रोड पे, मेन रोड पे जो दिख गए उनसे बात किया, लाया, हमारा बहुत टाइम जाता था। आज हमें लोग सामने से कॉल करते हैं, हाँ यहाँ पे होमलेस है, यहाँ पे, क्योंकि होमलेस जरूरी नहीं है मेन रोड पे ही होगा, गली में होते हैं, कहीं के घर में होते हैं, कोई घर में पड़े रहते हैं। हाँ, ये एक बहुत किस्सा होता ऐसा हुआ, किसी ने बंद करके छोड़ के चला गया, वो पड़ोसी लोग खाना से दे रहे हैं, अंदर ताला मारा हुआ है। तो ऐसे भी काफ़ी लोग मिलते हैं। तो वो सारे जो इंटरनल चीज़ है वो हमें लोग बताते हैं और फिर हम जाते हैं और रेस्क्यू करते हैं। तो जहाँ हम पहले दिन का 1-2 रेस्क्यू कर रहे थे, आज हम दिन का 10-15 रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि आधा काम लोग कर दे रहे हैं। हाँ। तो काफ़ी बेनिफिट्स है मेरे सही लिए। बात। तो ये हमारा एक टूल सक्सेसफुल है और हम इससे अच्छे से काम कर पा रहे हैं। आपके, मैंने बुज़ुर्गों के साथ बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिनको आप अपने वृद्धाश्रम में लेकर आते हैं, बहुत खूबसूरत वीडियोस होते हैं वो। इन बुज़ुर्गों से जब आप मिलते हैं तो क्या चीज़ एक आपको सबसे अच्छी सीखने को मिलती है, बताइए। अनुभव,
उनको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा लालसा होती है, कोई हमें सुने। हम्म, पहले मुझे अपना बचपन याद है, हम लोग का जो सोर्स ऑफ नॉलेज होता था ना, वो हमारे बुजुर्ग होते थे। बिल्कुल ठीक कहा। हम रोज 1-2 घंटे बैठते थे, वो हाँ। हमें अपनी जीवन की कहानी सुनाते थे। अरे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरी शादी हुई थी, हाथी पे आए थे, उस समय ऐसा था। हम सुन के बहुत खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, ठीक और बात। उनको वो बताने में बहुत गर्व महसूस होता है। हम्म। आज के बुजुर्ग, हर घर के बुजुर्ग को सुनने वाला कोई नहीं है, सही कहा। उनके पास बैठने वाला कोई नहीं, उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है, हम्म, और उनकी बस वही इच्छा है। इसलिए वो परेशान होते हैं, इसलिए वो घर से निकल जाते हैं, इसलिए वो रह के भी कुछ नहीं, क्योंकि उनको डाइट वाइट क्या है, 2 रोटी खाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं कहा। प्रॉब्लम उन्हें वो है कि उन्हें कोई सुनने वाला कोई नहीं है। सुन ले। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाली है यार, 60 साल 70 साल जिए हैं। अब उनको आप अचीवमेंट नहीं मानते, उनको आप सुनना भी पसंद नहीं करते हो। हम्म, आप अपने दोस्तों को घंटों सुन रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से रात रात और फोन पर लगे हुए हो, लेकिन आप उस बुजुर्ग के पास 1 घंटे भी नहीं बैठ सकते। तो ये प्रॉब्लम है। राइट, ये सीखते हैं आप उनसे। अभी रिसेंटली दिल और देश दोनों दहले हुए थे कोलकाता में जो हुआ उसके बाद। लड़कियों की सेफ्टी, क्योंकि आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं, देश घूम रहे हैं, लड़कियों की सेफ्टी के लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है, किया जा सकता है? देखिए, एक वहसी इंसान होता है, वहसी जानवर होता है। जब हम देखते हैं एक डॉग पागल हो गया है, किसी को काट लिया है, तो सब डॉग नहीं काट रहे हैं। वैसे इंसान में एक वहसी होता है, क्योंकि रेप करना और उसकी ऐसी हालत कर देना वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। पहले भी हमने सुना कि काट के फ्रिज में रख दिया या इस तरह, तो ये एक आदमखोर दिमाग का काम है, इस तरह की चीज़ नहीं। ठीक। जहाँ तक बात आई रेप की, तो ये चीज़ हर लड़कियों ने फेस किया है। मैं एक दावे से कह सकता हूँ, अपने इंडिया में 90% लड़की के साथ एक ऐसा हादसा होता है जो कि उसके बचपन में हुआ हो या स्कूल टाइम में हुआ हो, जब वो इस चीज़ का शिकार बनी है और उसे बड़े होके पता चलता है मेरे साथ ऐसा हुआ था। और करने वाला उसका कोई फैमिली मेम्बर होता है, उसके आसपास के लोग होते हैं। कई बार तो ऐसे लोग होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मुझे कॉल्स आए, खुद के फादर भी है। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमारे अंदर है। इसके लिए गवर्नमेंट कितनी भी रूल बनाए, गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को लेकर बंधी रहती है। लोग कहते हैं फांसी देना ठीक है। लॉ में जब कोई चीज़ें आती है ना, तो उसका मिसयूज भी होता है उस चीज़ को, क्योंकि जो सही में दुखी है, सही में गलत है। अब कोलकाता वाले केस में प्रूफ आते हैं तो उसको फांसी 100% दे देना चाहिए। कुछ केस में क्या होता है कि इसका मिसयूज भी किया जाता है, इसमें काफ़ी निर्दोष लोग भी इस लॉ का शिकार बनते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करने से पहले काफ़ी सब आर्टिकल बनाती है, सोचती है कि कैसे करें कि कोई इसका शिकार नहीं बने। आज हमारे यहाँ पॉस्को एक्ट है, कितना ईजी है। अगर आपके ऊपर किसी लड़की ने कह दिया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ किया, उसका पहला रूल है कि उसने वर्बली बोला, इसको 48 आवर जेल में डालो, फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। फिर आप निर्दोष हुए तो अच्छी बात है, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 48 आवर तो आपको जाना पड़ेगा सिर्फ आरोप के आधार पे। और इसका बहुत सारी लड़कियां मिसयूज करती है। तो ये जो है हमारी अंतरात्मा से जुड़ी चीज़ें हैं। रेप कहीं से भी कोई भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब किसी के साथ ऐसा बीतता है ना, तो बहुत ही खराब असर होता है। और खासकर जब कम उम्र या बच्चियों के साथ होता है तो उसको नफरत हो जाती है। वो किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, कोई भी इंसान पे उसको विश्वास नहीं रहता है। कोई भी, बहुत तो ऐसे हो गए जिनको मेल से ही नफरत हो जाती है, देखते ही उसे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसे वो चीज़ उसके ब्रेन में इस तरह बैठा हुआ है कि उसे मतलब वो हफ्सी ही लगता है, आदमखोर लगता है, ये क्या करेगा। तो उसका रास्ता है कि जो अच्छे विचार वाले लोग हैं वो प्रेम दे, वो अपनी चीज़ों को, अपने आत्मा को, सब दोस्त हो तो दोस्त की तरह, भाई हो तो भाई की तरह, या कलीग हो तो कलीग की तरह, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि सब पुरुष ऐसे नहीं हैं, सब मेल ऐसे नहीं है, ताकि वो उस चीज़ से ओवरकम कर सके। और रेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जितने स्ट्रिक्ट हो सके हम सबको जागरूक, हमारे आसपास भी अगर कोई ऐसी चीज़ें हों तो हमें उस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, हमें उससे सपोर्ट में आना चाहिए। आज कोलकाता वाला केस में पूरा देश एकजुट है, ये बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है कि इसको ध्यान में रख के जरूर कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स आएंगे, या ऐसा करने वाले लोग समझेंगे कि नहीं, ये नहीं करते। उसके रूह में भी वो डर होना चाहिए कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, हम बच नहीं सकते। जी। इस केस के बाद में कोलकाता की प्रोस्टिट्यूट्स ने ये बात कही कि अगर इतने ही आपके भीतर वासना भरी है तो आप हमारे पास आ जाइए। एक सवाल कई बार ये उठता है कि क्या प्रोस्टिट्यूशन को हिंदुस्तान में लीगलाइज किया जाना चाहिए, क्या सोचते हैं? देखिए, ये वासना से इसका संदर्भ ही नहीं है। वासना क्या होता है कि चलो आपने रेप किया, रेप करके आप मार दे रहे हो, उसकी ऐसी हालत कर दे रहे हो, उसको इतना तड़पा रहे हो, वो आपके अंदर वासना नहीं है, वो आपके अंदर राक्षसनीयता है। और आप उस चीज़ में इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ में इंजॉय कर रहे हो उस किसी को हर्ट करने में।
और ना जाने इससे पहले आपने कितनों को किया होगा। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वासना ठीक है, हम वासना पे कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये कोई विकल्प नहीं है कि हम कहीं भी ये बनाएं, व्यायामशाला बनाएं या इस तरह की चीज़ें बनाएं, वो विकल्प नहीं हो सकता है। चाहे किसी लड़की, हम बहुत लड़कियों के केस में भी सुनते हैं जो इस तरह की प्रोफेशन में आती है, तो एक कहते हैं कि नहीं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों नहीं था? जो लड़कियां आज 5,000 की नौकरी कर रही है, जो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है, जो मेहनत कर रही है, जो 8,000 कमा रही है, 10, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसे भी वही करना चाहिए। तो गलत गलत होता है। गलत को आप कितना भी डेकोरेट करके, कितना भी सही करके परोसो, तो वो नहीं है, क्योंकि शारीरिक संबंध किसी भी दो इंसान के बीच नहीं, दो रूह के बीच में होता है, और वो तभी सही है जब आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो। आपके एक्सेप्टेंस के बिना कुछ किया गया वो रेप ही है। आप वहां भी जो कर रहे हो वो आपके मन से नहीं जुड़ी, आप रेप ही करके आ रहे हो, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। सही कहा आपने। आपके वीडियोस में देखता हूँ ना मेरे तरुण भाई, तो वो वीडियोस देख के कई बार मैं रो देता हूँ, मेरी आंखें भर जाती हैं। कोई ऐसा किस्सा जिसको देखकर आपकी आंखें भीगी हों? कई बार हुआ, जब शुरुआती दौर थे, जब चीज़ें नई नई आती थी, नई नई किस्से जब पहली बार होता था, आंख भर आता था, कलेजा फट जाता था, कैसे होगा। एक किस्सा, एक पर्सन था, मतलब वो एक जगह पाइप होल होता है, उसके अंदर वो पड़ा हुआ था। उसके शरीर पे हजारों कीड़े थे, उसके पैर को पूरे कीड़ों ने खा लिया था, सिर्फ नसें दिख रही थी और एक हड्डी बीच की होगी, और वहाँ पे मतलब जाना भी पॉसिबल नहीं था। कई लोगों ने, कई एनजीओ को, हॉस्पिटल, कोई भी उसके आसपास भी नहीं, इतना खराब स्मेल था। फिर मैं पहुँचा, मैं गया, तो मेरे साथ भी टीम थे, वो भी थोड़ी डरी, यार इसको कैसे करेंगे, तो बहुत क्रिटिकल है। मैं भी थोड़ा सा लगा यार कैसे करूँगा। फिर मन में आया कि यार मेरे 1 घंटे ये स्मेल सहने से, मेरे 1 घंटे ऐसा करने से इसकी लाइफ, ये तो हमेशा सह रहा है 24 आवर उस दर्द में है। तो उसने मुझे मोटिवेशन दिया, मैं पहुंचा। अब समझो इतना स्मेल था, मुझे 4 लेयर ऑफ मास्क लगाने पड़े। पहुंचा, उनको निकाला, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर भाग रहे हैं, कोई नहीं आना चाह रहा है, उसको सामने से अपने हाथ से सपोर्ट करके ड्रेसिंग करवाया। फिर वो चीज़ जब देखी ना कि यार इंसान का दर्द, उसके जो कटा था वहाँ पे जब हम सीजर लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं मैगेट्स को, उसको कुछ फील नहीं हो रहा है, क्योंकि दर्द ने उसको इतना एहसास करने का क्षमता दे दिया है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है, कोई वहाँ पे खोद रहा है, कोई काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ भी फील नहीं, नो एक्सप्रेशन चेंज। तो इस तरह होता है। तो वो चीज़ें ने काफ़ी मुझे हताश किया। दूसरी कई इमोशनल चीज़ें आती है। हाल फिलहाल में एक रेस्क्यू किया, उनके 5 बच्चे, बोले 4 लड़के हैं, और ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, मेरे को भी भगवान ने 4 पुत्र दिया, लेकिन फिर भी मैं आज इस हालत में। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत जगह इमोशनली हम लोग वो हो जाते हैं और मन भर आता है, और गॉड को थैंक कहता हूँ कि आपने हमें इस काम के लिए चुना, जरिया बनाया। मैं भी एक नॉर्मल पर्सन ही हूँ, मेरी भी वही ज़िंदगी है, मेरे भी घर के EMI चलते हैं, मुझे भी फैमिली को देखना पड़ता है, मेरी भी माँ है, मेरे भी भाई है, मेरा भी सब कुछ है, तो कुछ स्पेशल नहीं है। हम सोचते हैं युवा अवस्था में यार हम थोड़े सेट हो जाए, नौकरी कर ले, ये कर ले तो करेंगे, अभी कुछ बन जाते हैं, लेकिन मैं भी उन्हीं में से हूँ, और मैं भी डे राइट स्ट्रगल करता हूँ अपने काम के लिए। लेकिन मैं सोचता हूँ मैं इसको क्यों पोस्टपोन करूँ, मैं लोगों के काम और हेल्प करना क्यों पोस्टपोन करूँ। तो ये जो इच्छा मेरे अंदर जगाई है भगवान ने, और मुझे इस चीज़ का माध्यम बनाया, तो मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि सब कुछ हो रहा है, मेरे बाद भी होगा, मेरे से पहले भी होगा, लेकिन मुझे माध्यम बनाया, वो बड़ी बात है। तो मैं उस चीज़ से बहुत ब्लेस्ड रहता हूँ। और दूसरी चीज़ कि हम कुछ भी करते हैं, कहते हैं ना, हम उपकार नहीं, अपने आप को उपकृत कर रहे हैं। जब मैंने सोशल वर्क शुरू किया, तो मुझे नहीं, मैंने कोई शुरू नहीं किया, तो मुझे याद ही नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कि ये शुरुआत है, आज से हाँ, शुरू कर मुझे रहा हूं। पता ही नहीं था ये शुरुआत हो रही है। हाँ। कब होती चली गई, और लोगों ने इस चीज़ ने, हम अच्छे से करते खींचते चले गए, और कब इस चीज़ में फुल टाइम हो गए पता नहीं चला। और मज़ा आता है जब मैं इस काम में होता। अब समझो मैं कल से निकला हूँ, मैं बड़ौदा गया, ट्रैवलिंग किया, फिर यहाँ आया, फिर ट्रैवलिंग किया, फिर मैं सुबह से काम में हूँ, 5-6-7 लोगों से मिला, फिर अभी भी जाके एक लोगों से मिलूंगा, लेकिन एनर्जी लेवल कम नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। जब हम अपने आनंद की चीज़ करते हैं, आपको अगर म्यूजिक में मज़ा आता है, ट्रैवलिंग में, तो आप वो करोगे ना, वो आपका रिफ्रेशमेंट है। तो ये मेरा रिफ्रेशमेंट है। हाँ, मैं 5 दिन रेस्क्यू नहीं करूँ, 5 दिन शेल्टर पे नहीं जाऊँ, तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, यार कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ छूट रहा है, कुछ तो जा रहा है। तो इस माहौल में मैं पूरी तरह से ढल चुका हूँ, और अच्छा लगता है अगर हम किसी के दर्द में, और मैं उनके साथ बैठता हूँ, अपने बुजुर्गों के साथ टाइम एक्सपेंड करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। जब मैं किसी को रेस्क्यू करने जाता हूँ तो पूरे दर्द में होता है, शरीर पे कपड़े नहीं,
वहाँ पे पड़े हुए हैं, शरीर में लाखों कीड़े जू। अभी रिसेंट में एक दादी का क्या, उसके शरीर में जूओं ने पूरा छेद कर दिया, 10 जगह छेद थे जो उसके अंदर के स्कल तक जा रहे थे। बाप रे। तो उसको काटते मुझे 1.5 घंटे सिर्फ बाल काटने में लगे, और उसमें पूरा लाखों के लाखों कीड़े निकल रहे। काटते काटते जब मैंने उस चीज़ को पूरा फिनिश किया और फिर उनको जब उस दर्द से बाहर लाया, जब उनको बेड पे, तो उनका एक स्माइल आया छोटा सा ही चेहरे पे, और जो हाथ सर पे उठ के आया ना, वो प्राइजलेस है। वो दुनिया का कोई भी चीज़ वो खुशी नहीं दे सकता, और वो फील करने की चीज़ है, वर्ड्स में नहीं बता सकता हूँ। और वही चीज़ और ज़्यादा एडिक्टेड बनाती जा रही है। हाँ, और कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत। आपने अपने पॉडकास्ट में कई बारी अपनी मम्मी का जिक्र किया, आपके भाई का जिक्र किया, तो ये सवाल शायद पहली बार हो सकता है आपसे कोई पूछ रहा हो किसी पॉडकास्ट में, शादी का क्या ख्याल है और क्या कोई जीवन में है? तो ये शादी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है, और ये तो प्रेशर मेरे को चारों तरफ से रहता है। हाँ, मम्मी की तरफ से भी रहता है? मम्मी की तरफ से, मम्मी का एक ही ड्रीम है, मेरी मम्मी को कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, हाँ। सिर्फ मेरी शादी के अलावा। ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है, और जनरली अब जब हम लोग इस एज में आते हैं तो पहला लोग सोचते शादी शादी। हाँ। लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा सा होता है, एक मुश्किल डिसीजन है, करना तो है ही, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है कि हाँ, जो मेरे काम को, मेरी चीज़ों को समझे, क्योंकि आज के जनरेशन में थोड़ा ये चीज़ की कमी है, ठीक बात, अंडरस्टैंडिंग। और सिंपल सी बात है, अगर हम किसी को ला भी रहे हैं, कोई हमारे साथ आ भी रही है, तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है मुझे टाइम दे करे, और मुझे कुछ नहीं पता होता है। मेरा पास्ट में भी ऐसा ही कुछ रहा है कि मुझे, जब मैं अपने काम में होता हूँ, अपने धुन में होता हूँ, तो मैं कोई चीज़ नहीं देखता हूँ। ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूँगा, तो नॉर्मली भी मैं आपसे बात करूँगा ना, तो मैं बीच में फ़ोन नहीं उठाऊंगा कि मेरा कॉल आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, मेरा कॉल आ जाए। तो मैं जो काम जिस टाइम पे करता हूँ वही चल रहा उसी पे मैं फोकस करता हूँ, और यही मेरे सक्सेस का रीज़न भी है कि मैं प्रेजेंट को बेस्ट करता हूँ। फ्यूचर अपने आप बन जाता है, क्योंकि हम कहते हैं ना, हम क्या करें, कैसे करें, पास्ट हमने खो दिया है, पास्ट से हम सिर्फ सीख सकते हैं। उस पर हम कितनी भी चिंतन करें, किसी को कोसें, ये आया इसलिए नहीं हुआ, इसने सिखा दिया इसलिए नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, ये नहीं आता तो मैं कुछ अच्छा कर लेता, उससे कोई मीनिंग नहीं है। फ्यूचर हमें पता नहीं है, पहले एज डिफाइंड होती थी, अभी कोई डिफाइंड नहीं है, कल उठोगे कि नहीं उठोगे। तो आपके पास सिर्फ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो उसमें बेईमानी मत करो, दिल से करो, जमता है करो, नहीं जमता मत करो। अब मैं यहाँ आपसे ही बात करूँ, वहाँ भी बात करूँ, तो ना मैं यहाँ बेस्ट दे पा रहा हूँ, ना मैं वहाँ बेस्ट दे पा रहा हूँ। सही है। तो आजकल लोग लटके हुए हैं, तो डिसाइड कर लो क्या करना है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब भी मैं उस जीवन में जाऊँ, तो मैं बेस्ट दे पाऊँ। कोई लाए, वो एक इंसान है, ऑब्वियस सी बात है, इंसान के अंदर एक इच्छा भी होती है। कोई शादी करता है तो कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ होता है हम साथ रहे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को ये अच्छा लगता है उसको भी लगे, उसकी अपनी चॉइस हो सकती है। ठीक बात है। तो समझे, अंडरस्टैंड करे, तो जब वो संयोग बनेगा, वैसा कोई माहौल आएगा, अपने आप हो जाएगा। नहीं बनेगा तो नहीं होगा। कोई टेंशन नहीं है अभी, मतलब बच्चों की है तो बच्चे मेरे पास इतने सारे हैं कि मुझे लगता ही नहीं मेरे पास बच्चे नहीं है। इतनी उम्र में 200 बच्चे हैं। सही बात है। सारी चीज़ें अपने पास हैं। हाँ। तो कभी ऐसा लगा नहीं। एनजीओ या सोशल वर्क, ये 2 चीज़ें जब आप करते हैं तो आपको गवर्नमेंट का कई बार सपोर्ट लगता होगा। क्या लगता है, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? किस तरह की पॉलिसीज़ हैं, आपको कितना सपोर्ट मिलता है इनसे? गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट करती है। 2 चीज़ें होती है, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हाँ। हार्ड वर्क क्या करता है कि आप एकदम मेहनत कर रहे हो फुल। जैसे कोई बच्चा ही होता है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसने एक टॉपिक को पकड़ा और उस पर पूरा रिसर्च कर डाला, किसने किया, क्यों किया, कहाँ से किया, उसने अपना टाइम उसमें बिगाड़ा। जबकि एग्जाम में सिर्फ वो एक टॉपिक नहीं आने वाला है। दूसरा बच्चा होता है कि सारे टॉपिक को इक्वल कवर करता है और एग्जाम में बेस्ट स्कोर करता है, उसी के बिहाफ पे उसका सिलेक्शन होता है। ठीक बात है। तो ये दोनों चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क ये कहता है कि मैं एक पैसा इकट्ठा करूँ, एक 2 करोड़ की ज़मीन खरीदूँ, उसमें फिर कंस्ट्रक्शन करूँ और फिर उसमें लोगों को ला के रखूँ, और इस चीज़ में मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक क्षेत्र के लोगों को बेनिफिट दे पा रहा हूँ। हाँ। स्मार्ट वर्क करता है कि हमारे गवर्नमेंट की भी ये लाइबिलिटी है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस चीज़ के लिए कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट की जो काम को करने वाले लोग हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। हर शहर में शेल्टर होम है, आपके इंदौर में भी 5 शेल्टर होम है। ठीक है। हर शहर में गवर्नमेंट ने अर्बन होमलेस के लिए शेल्टर होम बनाए हैं और उसको प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उस शेल्टर को किसी एनजीओ को देना है चलाने के लिए। लेकिन जो एनजीओ उसके ओएनएम में आ रही है, जो चलाने आ रही है, वो उससे चला नहीं पा रही है, क्योंकि उसको उस तरीके से भावना से नहीं करना है, या सिस्टम कुछ जगह पे ऐसा करप्ट है कि लेन देन चल रहा है, अच्छे से कर नहीं रहे, जो भी रीज़न हो XYZ, तो वो चीज़ है।
तो अगर अच्छे लोग उस विकल्प को यूज करते हैं कि हमें प्लेस ही चाहिए ना, तो हम क्यों अपना बनाने जाएं? हम गवर्नमेंट की प्लेस को यूज करते हैं और बाकी जो चीजें हैं उसको हम दूसरे चीज में सपोर्ट में डालेंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, एजुकेशन में, ट्रीटमेंट में, अवेयरनेस में, तो हम एक बेस्ट। तो इसी कंसेप्ट से आज मैं इतनी एज में 22 शेल्टर चला रहा हूँ, जबकि लोग 1-2 शेल्टर में उनका पूरा हो जाता है, यार बहुत ज़्यादा ब्रांच है कैसे चलाएंगे। और मैं 22 शेल्टर में मैनेज कर रहा हूँ, फिर भी रिलैक्स रहता हूँ, फिर भी खुद रेस्क्यू कर रहा हूँ। कोई हमारे एनजीओ में कोई ओनरशिप या कोई फाउंडर सिस्टम नहीं है। एज अ फाउंडर मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, मैं लोगों को उठाता हूँ, मैं अपने हाथों से नहलाता हूँ, मैं अपने हाथों से जो मैं पहले था वो मैं आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। कोई भी केयर टेकर से लेके सब लोग एक कंफर्टेबली मुझसे बात करते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, हंसी मजाक चलता है। और सेम शेल्टर में इतने शेल्टर होने के बावजूद भी शेल्टर का एक एक बेनिफिशियरी मुझे पहचानता है। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हमने मिला नहीं है, बात नहीं की है, ऐसा नहीं है। तो वो एक माहौल बना है। तो एक अच्छे लोग, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। सब चीज़ इधर ही है, सब चीज़ आसपास ही है। और गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को कोई भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स देता है। तो गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें, बस हमें उसे यूज़ करना है, सही चीज़ों को सही जगह पहुंचाना है। जब गवर्नमेंट में आप आते हो, इंडिविजुअली आप करते हो, शेल्टर बना लिए, सब कुछ किए, फिर उसके हेल्थ के लिए हॉस्पिटल ढूंढते हो, फिर उसके और सारी चीज़ों के लिए। तो जब गवर्नमेंट में आते हैं तो गवर्नमेंट की प्लेस सिटी के बीच में होती है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नज़दीक होता है। आज मेरे ट्रीटमेंट पे 0 खर्च, क्योंकि मैं सिविल से, मेरे 2 हमारे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, 0 खर्च। हमारे फूड के लिए सिटी में है, बहुत सारे लोग हैं, आज उसने खिलाया, कल उसने खिलाया, कल उसका बर्थडे, कल उसका एनिवर्सरी। सोशल मीडिया स्ट्रेंथ है तो नंबर लगा रहता है, ठीक बात है। 0 कॉस्ट। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल है, हमारे सूरत में हर लैंग्वेज की स्कूल है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, बस एक व्हीकल का अरेंज करना है, कोई मिल गया उसने अरेंज कर दिया, तो एक कैशलेस सिस्टम बना दिया। बहुत सुंदर। तो मैं ये कहता हूँ, मैं एक शेल्टर को बिना पैसा टच किए चला सकता हूँ अगर मुझे एक चलाना हो। कुछ चीज़ों में नेसेसरी होती है, कुछ ना कुछ। हाँ, तो पैसा आता है, तो पैसा कोई बैरियर नहीं हो सकता है। मेरे एनजीओ का टैगलाइन है, आपका थोड़ा सा समय किसी की जिंदगी बदल सकता है। पैसा नहीं, समय। पैसा नहीं, समय। जब समय है ना तो बहुत ऑप्शन है हेल्प करने के। आप एजुकेटेड हो, आपके आसपास ही बहुत 5 बच्चों का टारगेट रखो कि मैं इससे रोज जाके बात ही करूंगा, फिर धीरे धीरे अंदर इसकी इच्छा डालूंगा, पढ़ना चाहिए, फिर इसको थोड़ा पढ़ा दूंगा ताकि इसको स्कूल जाने का मन करे, फिर एडमिशन करा दूंगा। आपने कर दिया, उसमें आपका रोज का 1 घंटा जा रहा है, कोई पैसा नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, लाखों लोग आते हैं गाँव से इलाज के लिए, प्रोसेस नहीं पता है, पढ़े लिखे नहीं है, फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्टर से कैसे अप्रोच होगा, सर्जन कैसे आना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, आपको लॉज पता है, कैसे कहाँ है, कि क्या इनका राइट्स है, कैसे होना चाहिए, जाके करो असिस्ट, किसी की हेल्प होगी। तो पैसा बैरियर नहीं हो सकता है, आपके पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्रेट। आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत सारे युवा आपको इस वक्त देख रहे होंगे, हर फील्ड में अलग अलग तरह से अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, क्या एक थॉट आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को मैं कहूँगा कि अपने आज को जियो, और जो ज़िंदगी मिली है सबसे पहले उसकी रिस्पेक्ट करो, हैप्पीनेस लाओ। क्योंकि एक हैप्पी माइंड सेकंड में भी बहुत क्रिएटिव सोच सकता है। अनहैप्पी माइंड कभी भी 8 घंटे भी बैठा रहेगा, नहीं सोचेगा वो। एक होता है थिंकर, एक होता है फॉलोअर। आप थिंकर बनो, फॉलोअर मत बनो। आपने कोई काम शुरू किया, आपका दिल इसमें लग रहा है, अरे यार नहीं वो अच्छा चल रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है, मेरे को वो करना, फिर उधर गए, वो समझ में नहीं आ रहा, नहीं वो ज़्यादा कमा रहा है, आप भागते रह गए। आप अपनी एबिलिटी को पहचानो। हर फील्ड में एक आदमी पीक पे है, चाहे दुनिया का कोई भी फील्ड उठा रहे, कबाड़ी वाला भी है ना, उसमें भी एक टॉप का कबाड़ी वाला है जो करोड़पति है, क्योंकि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। तो अपनी स्पेशलिटी को पहचानो और उस पर काम करना शुरू करो कि ये मेरा शौक है। और जब अपने शौक को काम बनाओगे ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि आप उसमें इतना एक्स्ट्रा कर पाओगे, आपको थकान ही नहीं होगा। वाह, खूबसूरत, ये बहुत अच्छा थॉट आपने दिया। थैंक यू वेरी मच तरुण भाई आने के लिए। हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे थे, फाइनली ये मुलाकात हुई, और ये कॉन्वर्सेशन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करेगा। थैंक यू वेरी मच।